जय हिंद दोस्तों, रक्षा करने के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन कैसे मिलेगी। कई ऑनरी नायब सूबेदार है जिन्होंने पहले एएफटी में कोर्ट केस किया था। कई पेंशनर्स कोर्ट केस जीत गए हैं और ऑर्डर में लिखा हुआ है कि ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दी जाए 3 महीने के अंदर, लेकिन पेंशन नहीं मिल रही है रेगुलर नायब सूबेदार की। अब कई पेंशनर्स मेरे से कांटेक्ट करते हैं जिनका रैंक ऑनरी नायब सूबेदार है। अब मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आपको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन लेनी है अगर आपके पास एएफटी का जजमेंट है। इसके बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, डीए घोषणा में देरी की वजह बताई। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है सरकार ने अभी तक डीए की घोषणा नहीं करी है, लेकिन मीडिया में कुछ खबरें आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि सरकार क्यों लेट लतीफी कर रही है। भारत सरकार अभी तक डीए अप्रूव क्यों नहीं कर रही है, इसका कारण बताया जा रहा है मीडिया में। तो दोस्तों, इसकी वजह मैं आपको आगे बताऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, बढ़ गई पेंशन पेंशनर की। पहले मिल रही थी 23,625, अब मिल रही है 26,900। जी हाँ दोस्तों, और 5 लाख का एरियर भी मिला है। दोस्तों, एक पेंशनर थे जिन्होंने बिल्कुल सटीक कार्रवाई करी मेरा वीडियो देख के और मेरे चैनल से जुड़कर। तो इन पेंशनर को इनका हक मिल चुका है और एरियर भी मिला है। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा एक पेंशनर का, ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने कार्रवाई करी और कैसे अपना हक प्राप्त किया। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, क्या 8 CPC की सिफारिशों से सरकार पर वित्तीय बोझ पड़ेगा। बिल्कुल दोस्तों, सरकार से सवाल पूछा गया कि जब 8 CPC लागू होगा तो सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा, 8 CPC का कितना कुल खर्चा आएगा। तो इसके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे, सरकार ने क्या कहा है। तो दोस्तों, बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं पहली जानकारी की तरफ। एएफटी चंडीगढ़ ने फैसला दिया ऑनरी नायब सूबेदार के पक्ष में रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत से पेंशनर्स हैं जिनका रैंक ऑनरी नायब सूबेदार है। अब कुछ ऑनरी नायब सूबेदार ने एएफटी में कोर्ट केस किया और वो जीत भी गए हैं। कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दी जाए। जैसे कि आप साइड में एक जजमेंट भी देख रहे हैं एक पेंशनर का, साफ लिखा हुआ है कि 3 महीने के अंदर भुगतान किया जाए, यानी रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दी जाए। दोस्तों, एक केस था और दोस्तों इसका जजमेंट आ गया था 11 मार्च 2017 को, यानी ऑनरी नायब सूबेदार ने कोर्ट केस किया था एएफटी चंडीगढ़ में। फैसला आया 2017 में, लेकिन अभी तक इनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिल रही। तो दोस्तों, अगर ऐसा है तो आपको फिर सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालने की जरूरत है और रिकॉर्ड को लेटर लिखने की जरूरत है। लेटर में आप लिखेंगे कि हमने एएफटी में पहले कोर्ट केस किया था, ऑर्डर में साफ लिखा हुआ था कि 3 महीने के अंदर रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दी जाए, लेकिन अभी तक हमें भुगतान नहीं करा गया है। तो ऑर्डर का रेफरेंस देकर आपको कार्रवाई करनी है सीपी ग्राम में, या फिर आप जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू रिकॉर्ड को आप एक लेटर भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, फिर आपको कहीं ना कहीं इसका जवाब मिलेगा रिकॉर्ड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी अगर आप रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन लेना चाहते हैं कोर्ट के ऑर्डर के रेफरेंस पे, क्योंकि कोर्ट ने साफ कह दिया है कि रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन पे करी जाए, वो भी 3 महीने के अंदर। अब दोस्तों 2025 चल रहा है, अभी तक रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिल रही है। तो इसके लिए आप कार्रवाई करें, कहीं ना कहीं आगे चलकर आपको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिल सकती है। तो दोस्तों, कोर्ट के रेफरेंस के आधार पर आपको कार्रवाई करनी है पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी के साथ या फिर रिकॉर्ड से। चलते अगली जानकारी की तरफ। डीए घोषणा में देरी की वजह बताई मीडिया में। जैसा आपको पता है सरकार ने अभी तक डीए की अनाउंसमेंट नहीं करी है। अब इसकी वजह क्या निकल के आ रही है मीडिया में, ये हम जानते हैं। अप्रैल में सरकार घोषणा करेगी डीए 55% की। मीडिया में बताया जा रहा है कि अप्रैल तक घोषणा होगी डीए की, और कितना परसेंट अप्रूव होगा, 55%। 31/3/2025 तक सरकार के पास काम बहुत ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, वजह बताई जा रही है
कि सरकार के पास काम बहुत ज्यादा है 31 मार्च 2025 तक, इसलिए सरकार अपने पर वित्तीय बोझ नहीं लेना चाहती। इस वजह से सरकार देरी कर रही है डीए की घोषणा में, ऐसा बताया जा रहा है। वित्तीय बोझ ना पड़े इसलिए सरकार 2% की बढ़ोतरी अप्रैल में करेगी 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में। जी हां दोस्तों, क्योंकि 31 मार्च 2025 को 24-25 का फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा। जितने काम है वो 31 मार्च 2025 तक निपटा लिए जाएंगे। तो सरकार की ऐसी मंशा है कि सरकार 2% की बढ़ोतरी अप्रैल में करे एक नए फाइनेंशियल ईयर में 25-26 में, ऐसा बताया जा रहा है। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करिए, क्या ऐसा है? इस वजह से सरकार लेट लतीफी कर रही है? क्योंकि दोस्तों सिर्फ 2% की आपको बढ़ोतरी मिल रही है, चाहे सरकार अभी घोषणा करे या फिर अप्रैल में घोषणा करे, देगा तो सरकार उतना ही जितनी की बढ़ोतरी हो रही है, इससे ज्यादा थोड़ी मिल जाएगा। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करिए, जो मीडिया में बताया जा रहा है कि सरकार पर वित्तीय बोझ अधिक है, यानी कामकाज बहुत ज्यादा है 31 मार्च 2025 तक। तो दोस्तों क्या ऐसा है? तो आप नीचे कमेंट करके बताइए। चलते अगली जानकारी की तरफ। बढ़ गई पेंशन, 23,625 से बढ़कर हो गई 26,900, 5 लाख के करीब एरियर मिला। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर थे जिनका रैंक था ऑनरी हवलदार, सिपाही से ये भर्ती हुए थे। दोस्तों इनको मिली एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन। पहले इनको मिल रही थी 23,625, 2016 में ये पेंशन आए थे। बाद में इनके लिए ओआरओपी 2 भी लागू करी और ओआरओपी 3 भी लागू करी। बीच में इनको पूरा एरियर दिया गया लगभग 5 लाख के करीब। पहले इनकी 24,825 भी फिक्स करी थी ओआरओपी 2 की पेंशन। ओआरओपी 3 में इनकी फिक्स करी पेंशन 26,900। टोटल इनकी सर्विस थी 24.5 साल, 24 साल से ज्यादा। और दोस्तों पेंशनर ने एक वीडियो बनाया है आप सबके लिए, पहले आप ये वीडियो सुने। अन्ना सर नमस्कार। आपके सुझाए हुए और दिखाए गए मार्गदर्शन से मैं नायक से एमएससीपी नायब सूबेदार बना, जिसका मुझे करीब 5 लाख के आसपास एरियर मिला। और अभी बेसिक पेंशन मेरी 26,900 है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सभी से अनुरोध है कि रचित खन्ना चैनल से जुड़ करके अपना अपना कार्य करवाएं। ये बहुत अच्छा चैनल है, सभी का कार्य करता है, सभी को मार्गदर्शन करता है, सभी की सहायता करता है। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने इनका वीडियो सुना, इन्होंने बताया कि कैसे इन्होंने कार्रवाई करी और कैसे इनको एरियर मिला। इन्होंने बिल्कुल सटीक जानकारी प्राप्त करी, बिल्कुल सही रास्ते पे चले, जैसा मैंने बताया उसके बेस पर इनको इनका हक मिला। तो ऐसे ही आप भी कार्रवाई करिए, रास्ता हम आपको बता देंगे। अगर आप उस पर चलते हैं तो फिर दोस्तों आपको आपका हक मिल जाता है। आपका हक कोई नहीं रोक सकता, चाहे रिकॉर्ड हो, चाहे बैंक हो, चाहे भारत सरकार हो या फिर स्पर्श हो। तो आपको बिल्कुल सही कार्रवाई करनी है, बिल्कुल सटीक जानकारी लेनी है, जो मेरे चैनल के थ्रू, मेरे वीडियोस के थ्रू आपको दी जाती है। तो जिस तरीके से इनको इनका हक मिला, ऐसी आप भी ले सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरे चैनल के वीडियो देख सकते हैं, जो भी मैं जानकारी देता हूं, या फिर आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसके बेस पर आपको मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बेस पर आप मेरे से कांटेक्ट करके आप अपना हक ले सकते हैं, चाहे कोई सी भी आपको दिक्कत हो। चलते अगली जानकारी की तरफ। क्या 8 सीपीसी की सिफारिशों से सरकार पर वित्तीय बोझ पड़ेगा? बिल्कुल दोस्तों, सरकार से सवाल पूछा गया कि सरकार पर बोझ पड़ेगा 8 सीपीसी का, जब सरकार 8 सीपीसी का गठन करेगी। हालांकि सरकार ने अभी साफ मना कर दिया, अभी सरकार ने कह दिया कि अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी 8 सीपीसी की सिफारिशें लागू नहीं हुई और ना ही अभी पे कमीशन बैठा है और ना ही अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस बनाए गए हैं 8 सीपीसी पे, और ना ही अभी कोई अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। सरकार ने अभी साफ मना कर दिया कि इसकी जानकारी हमारे पास फिलहाल नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको अपनी तरफ से बताऊं कि दोस्तों जब सरकार 8 सीपीसी लागू करेगी तो सरकार पर बोझ पड़ेगा, वित्तीय बोझ पड़ेगा। जिस तरीके से 7 सीपीसी लागू होते वक्त
सरकार पर बोझ पड़ा था लगभग 1,02,100 करोड़ का। जी हां दोस्तों, इतना वित्तीय बोझ पड़ा था सरकार पे। बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हर एक पेंशनर्स की, डिफेंस पेंशनर्स की, सिविलियन पेंशनर्स की पेंशन बढ़ोतरी होगी और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी भी सैलरी बढ़ेगी। तो दोस्तों टोटल एस्टीमेट अगर मैं खर्चा देखूं, एक्सपेंडिचर देखूं, वो है दोस्तों लगभग 1,02,100 करोड़ से 5 लाख करोड़ के बीच में। इतना मैं अनुमानित बता रहा हूं, एक एक्सपेंडिचर मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि जब पे कमीशन बैठेगा, अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा 8 सीपीसी पे, 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस बनाएगा, जो दूसरे संगठन है उन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस भेजे हैं 8 सीपीसी पर, उस पर विचार करेगा। यानी जब एक पूरी रिपोर्ट बनाई जाएगी पे कमीशन के द्वारा, उसमें पता लगेगा कि 8 सीपीसी का खर्चा कितना आ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। फिर पूरी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी जाएगी। फिर भारत सरकार अपना दिमाग लगाएगी कि भैया क्या इस रिपोर्ट को अप्लाई किया जा सकता है, जो टोटल खर्चा आ रहा है क्या इसका वहन किया जा सकता है। लास्ट में सरकार यह सोचेगी। तो दोस्तों अभी तक टोटल खर्चा तय नहीं है 8 सीपीसी का। जैसा आपको पता है अभी तक 8 सीपीसी पर कुछ काम हुआ नहीं है, अभी टर्म ऑफ रेफरेंस भी नहीं बने हैं। अभी जो अलग अलग संगठन है वो अपने टर्म ऑफ रेफरेंस दे रहे हैं वित्त मंत्रालय को। तो दोस्तों ये सारे टर्म ऑफ रेफरेंस निकलकर पे कमीशन को सौंपे जाएंगे। जब पे कमीशन में अध्यक्षों की नियुक्ति करी जाएगी, जब पे कमीशन पर काम होगा 8 सीपीसी पर, तब दोस्तों पे कमीशन अपनी एक पूरी रिपोर्ट बनाकर सरकार को देगा कि भैया हमने ये रिपोर्ट बनाई है, इतने पेंशनर्स पर, इतने कर्मचारियों पर इतना खर्चा आ रहा है। फिर दोस्तों सरकार उसमें से छांटेगी क्या इस पूरी रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये आगे देखने वाली बात होगी। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि अगर हम टोटल खर्चा देखें 8 सीपीसी का तो 1,02,100 से 5 लाख करोड़ के बीच में हो सकता है। अब दोस्तों एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा। अगर मैं टोटल खर्चा देखूं, यानी कितने कर्मचारियों पे, कितने पेंशनर्स पे, 50 लाख कर्मचारियों को हम लेके चलते हैं और 65 लाख पेंशनर्स को हम लेके चलते हैं कि 8 सीपीसी में इनको फायदा मिलेगा, इनको फायदा मिलेगा। तो इस हिसाब से दोस्तों खर्चा जो 7 सीपीसी में था उससे अधिक बढ़कर आएगा 8 सीपीसी में। जो उसका एक्सपेंडिचर है वो और ज्यादा बढ़ेगा 7 सीपीसी के मुकाबले, क्योंकि दोस्तों 7 सीपीसी में आपको 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिला था। हालांकि सरकार ने 2.57 दे तो दिया, लेकिन बढ़ोतरी करी थी सिर्फ 14.3% की। 14.3% सिर्फ आपकी पे और सैलरी बढ़ाई थी 7 सीपीसी में। अगर सरकार अपनी तरफ से ज्यादा बढ़ोतरी करती है लगभग 20% के आसपास, और फिटमेंट फैक्टर भी अगर 1.92 देती है, तो आपकी मिनिमम पे हो जाएगी दोस्तों लगभग 34,560 के आसपास। यानी 7 सीपीसी में एक मिनिमम पे है 18,000। अगर सरकार 1.92 भी देती है तो आपकी मिनिमम पे 34,560 हो जाएगी, 34,560। यानी अगर 20,000 किसी सिपाही की है तो लगभग वो 30,000 से ऊपर हो जाएगी, 34,000 या फिर 38,000 के आसपास, इसी के आसपास आपकी बेसिक पेंशन हो जाएगी। तब भी दोस्तों इसका एस्टीमेट 1 लाख करोड़ से ज्यादा बनता है 8 सीपीसी में। ये मैंने आपको अनुमानित बताया है, अनुमानित। बाकी देखेंगे कि पे कमीशन क्या रिपोर्ट सौंपता है भारत सरकार को। तो अभी फिलहाल दोस्तों कोई वित्तीय बोझ तय नहीं है भारत सरकार पे। अभी ऐसा हम नहीं कह सकते कि इतना खर्चा आएगा, इतना मतलब बोझ आएगा सरकार पे। अभी सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं करी है, अभी सरकार के पास इसका कोई प्लान एक्टिव नहीं है, क्योंकि दोस्तों सरकार ने अभी 8 सीपीसी पर काम करना शुरू नहीं किया। तो हो सकता है कि अप्रैल में या मई तक कुछ काम करना शुरू करे, तब कुछ इसका आकलन किया जा सके। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करिए कि किस हिसाब से कितना वित्तीय बोझ आ पाएगा 8 सीपीसी पे। बाकी आपको अगर जानकारी अच्छी लगती है तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।